गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। अभी हिस्ट्री में कुछ हुआ तो है नहीं? नहीं हुआ। चलिए फिर से कर लेते हैं। ऑनलाइन वाले सारे लोग रिस्पांस दिया करिए, आप लोग बोलते नहीं है, बिल्कुल लगता नहीं जैसे कुछ जवाब मिलता रहे तो लगेगा कि हाँ आप लोग को भी कुछ समझ में आ रहा है। हाँ, 2 4 5 मिनट के लिए हम सेशन पूछ लिया करें, तब आप जवाब दे दिया करिए। हमको भी लगता रहता है कि सही चल रहा है सब कुछ। देखिए हिस्ट्री में अगर हम इंडियन हिस्ट्री की बात करें बेसिकली इंडियन हिस्ट्री को बेसिकली 3 पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं। एक एंशियंट हिस्ट्री है, दूसरा जो है मिडवल हिस्ट्री है, और तीसरा जो है मॉडर्न हिस्ट्री है। ठीक है। अगर हम एंशियंट हिस्ट्री की बात करें तो यानी कि प्राचीन भारतीय इतिहास की अगर हम बात करें तो ये जो है प्रारंभिक इतिहास से प्रारंभिक इतिहास से 1206 ईस्वी तक है। 1206 ईस्वी तक हम प्राचीन भारतीय इतिहास का सेक्शन पढ़ते हैं। बाकी 1206 से लेकर, अगर हम इसको 2 भागों में बांटे, 1206 से 1526, ये है मुगल काल, सॉरी दिल्ली सल्तनत। ये दिल्ली सल्तनत का एरा है। और 1526 से लेकर 1707 तक ये है मुगल काल। कहने का मतलब है, अगर हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास देखें तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास 2 पार्ट में है। एक पार्ट में है दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 के बीच में, और दूसरा पार्ट है मुगल काल का 1526 से 1707 तक। इसी तरीके से अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें, आधुनिक भारतीय इतिहास की बात करें, तो 1707 से लेकर 1858 तक
इसे उत्तर मुगल काल बोला जाता है, लेटर मुगल पीरियड बोला जाता है, उत्तर मुगल काल बोला जाता है, या इसे हम एक और नाम से जानते हैं, भारत में विदेशी कंपनियों का शासनकाल, यानी कि विदेशी कंपनियों का शासनकाल, ये है 1858 तक। लेकिन अगर हम इसको देखें तो 1858 से लेकर 1947 तक भारत पर ब्रिटिश शासन रहता है, यानी कि अंग्रेजी शासनकाल, अंग्रेजों का शासन। ये अंग्रेजों का शासन है। तो इस तरीके से हम इतिहास को 3 पार्ट में बांटते हैं, लेकिन अगर इन 3 पार्ट को हम देखें तो ये 3 पार्ट बेसिकली एंशिएंट हिस्ट्री जो है ये है आपका 1206 ईस्वी तक, मेडिवल हिस्ट्री को 1206 से 1526 में दिल्ली सल्तनत में बांटते हैं, 1526 से 1707 तक मुगल काल में बांटते हैं। कहने का मतलब यह है मेडिवल हिस्ट्री 2 पार्ट में है और मॉडर्न हिस्ट्री भी 2 पार्ट में ही है। मॉडर्न हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो 1707 से लेकर 1858 तक ये अलग सेक्शन है, जहां पर विदेशी कंपनियां भारत में आती हैं और भारत में शासन स्थापित करती हैं। या हम ये कह सकते हैं उत्तर मुगल काल, यानी कि लेटर मुगल पीरियड है। कहने का मतलब यहाँ पर 1707 में औरंगजेब की डेथ हो जाती है। औरंगजेब की डेथ होने के बाद औरंगजेब के उत्तराधिकारी जो वास्तव में पूरे भारत पर एक सशक्त शासन नहीं चला पाए और उसके समय में कंपनियां भारत में प्रभावी रही, लेकिन ये मुगलों के जो उत्तराधिकारी हैं ये राजा बनाए, यानी कि इनको सिर्फ बादशाह नाममात्र का बनाए रखा गया, इसलिए ये शासनकाल कहलाता है उत्तर मुगल काल, या फिर इसको कहते हैं विदेशी कंपनियों का शासनकाल। लेकिन हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि 1858 में यानी कि 1857 में ब्रिटिश सरकार जो है कंपनियों को हटाकर स्वयं भारत प्रशासन स्टार्ट कर देती है, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ 1857 में विद्रोह होता है और बाद में 1857 से लेकर 1947 तक भारत में सीधे क्राउन का शासन यानी कि ब्रिटिश सरकार का शासन हो जाता है। तो इसी को हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमें लगता है कि प्राचीन भारत से ही स्टार्ट किया जाए तो क्रम से चला जाए, या जैसे एक चीज ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ज्यादातर आपके मॉडर्न हिस्ट्री से बनते हैं, एक आध क्वेश्चन यहाँ से भी आएगा, लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अगर 5 क्वेश्चन आने हैं तो मान लीजिए एक एक क्वेश्चन यहाँ आएगा और जो है 2 या 1, मान लो 2 प्राचीन भारत से, 2 1 यहाँ से और 2 यहाँ से, लेकिन ज्यादा संभावना यह रहती है कि मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। लेकिन ये है नहीं, चूंकि है क्या, अब हमको तो पूरा सिलेबस ही कवर करना है, पता नहीं कहाँ से कुछ पूछा जाए, इसलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, अब पहली चीज ये देखिए कि हम लोग पहला जो टॉपिक है, पहला जो हम लोग जहां से पढ़ते हैं वो टॉपिक है जहां से सिलेबस में है, वो है हड़प्पा सभ्यता। अगर हड़प्पा सभ्यता की बात करें, अगर हड़प्पा सभ्यता की हम लोग बात करें तो इससे पहले हम लोग समझ ले कि भारत में क्या स्थितियां हैं। हड़प्पा सभ्यता जैसे पता चली तो इससे पहले हम लोग समझ लें कि भारत में हड़प्पा सभ्यता की स्थिति क्या है। पहली चीज इसका अगर हम टाइम पीरियड की बात करें
समय काल की बात करें, चूंकि ये प्रारंभिक भारतीय इतिहास की शुरुआत है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि ये एक नगरीय सभ्यता है। यानी कि अर्बन सिविलाइजेशन है। जैसा कि हम लोग अभी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं कि इतिहास एक प्रारंभिक है और अचानक नगर आ गए, इसका मतलब है ये नगर विकसित रहे होंगे, हमें बाद में पता चला। तो भारत में क्या है, भारत में इतिहास जो है कभी पढ़ा नहीं गया, ना इतिहास कभी लिखा गया, ना कभी रुझान रहा। इसीलिए अभी हम लोग बात करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के इस जो सभ्यता है उसकी जानकारी हमें सबसे पहले 1826 में मिलती। अब सोचिए इतना बाद में हम लोग जान पाते हैं कि भारत में कोई हड़प्पा जैसी सभ्यता थी। और ये भी तब मिलती है जब अगर इसके मैप पे आप ध्यान देंगे कि आप जानते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने भारत में रेल का विकास किया था। ब्रिटिश सरकार ने भारत में रेल का विकास किया था, और रेल का विकास करने का कारण क्या था? भारत में ब्रिटिश सरकार जो है रेलवे लाइन बिछा रही थी। इधर कहीं रेलवे लाइन का काम चल रहा था, लाइन बिछाई जा रही थी, और उसी समय इनको एक टीला दिखा। तो चूंकि ये लाइन जा रही थी तो टीला रास्ते में आ गया। रास्ते में जब टीला आया तो इस टीले को देखकर इस टीले की खुदाई की गई। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर यही टीला भारत में होता तो इसमें पूजा पाठ शुरू हो जाता कि और इसके किनारे से निकल जाते। लेकिन चूंकि इसकी खुदाई की गई तो पता चला कि यहां पर कोई पहले मानव बस्ती रही है और मानव बस्ती के अवशेष हैं। फिर ऐसे टीले इस एरिया में पूरी हर जगह फैले हुए थे। क्योंकि ब्रिटिशर्स हैं वो जिज्ञासु होते हैं, तो सिर्फ यही नहीं खोदा गया, फिर आसपास के सारे टीलों की खुदाई की गई और पता चला एक विकसित सभ्यता यहां पर बसी हुई थी। तो विकसित सभ्यता जहां बसी थी उसके आसपास क्या था? उसके आसपास ये था कि उसके आसपास एक बड़ी नदी हुआ करती थी। तो प्राचीन भारत में यानी कि शुरुआत में ये नदी है, शुरुआत में जो मानव बस्तियां बसा करती थी वो नदियों के किनारे बसा करती थी, क्योंकि वाटर रिसोर्स बहुत आवश्यक था। इस वजह से इस नदी घाटी के आसपास जितने भी ये टीले पाए गए, उन टीलों की जब खुदाई की गई तो पता चला ये सारे मैक्सिमम जो है सिंधु नदी के आसपास है। इसीलिए इस सभ्यता का नाम दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता। तो एक सवाल ये पूछा जाता है, इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? तो हड़प्पा सभ्यता इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि सर्वप्रथम जिस स्थल का पता चला वो था हड़प्पा, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। लेकिन अधिकांश जो स्थल है वो सिंधु नदी और उसके आसपास के क्षेत्रों में पाए गए, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। अब जरा ध्यान दीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता, इसका अगर हम टाइम ड्यूरेशन निकालें तो जो टाइम ड्यूरेशन है इसका वो है 2500 बीसी से 1750 बीसी। ये समझिए इसको, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक, यानी कि जो सामान्य टाइम निकाला गया वो ये है कि 2500 बीसी से लेकर, और तो ईसा पूर्व क्या है? बीसी हम लोगों ने एब्रिविएशन में पढ़ा है। तो बीसी और एडी, आप लोग जानते हैं बीसी और एडी के बारे में? हाँ ना में जवाब दीजिए। ओके, देखिए समझिए,
समय कब स्टार्ट हुआ किसी को पता नहीं है, और समय कब खत्म होगा ये भी किसी को नहीं पता है। तो एक चीज है, ये कैसे हमें पता है कि आज जो है 13 अक्टूबर 2023 है, 13 अक्टूबर 2023 है, ये फिर कैसे पता जब यही नहीं पता कि दुनिया कब स्टार्ट हुई, दुनिया कब खत्म होगी। ये तो खैर बहुत बात के विषय है, लेकिन ये यहां पर हम 13 अक्टूबर 2023 है ये कैसे जाने। तो इसका मतलब है हमने समय के लिए कोई आधार बनाया है। तो यहां पर मैंने एक आधार बनाया है, और ये जो आधार बिंदु है इसे कहते हैं ईसा मसीह का जन्म। ईसा का जन्म, जब ईसा का जन्म हुआ उसके पहले का जो टाइम पीरियड है उसे कहते हैं बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा ईसा के जन्म के पहले, इसीलिए इसे बोलते हैं ईसा पूर्व। अब जरा समझिए, तो अभी समझ जाएंगे। हमने लिखा कि ईसा पूर्व में समय आपको उल्टा लिखते हो, तो ईसा मसीह के जन्म के 2500 साल पहले हड़प्पा सभ्यता का उदय होता है। तो समय तो सारा इधर को चल रहा है। तो अगर 2500 साल पहले हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता शुरू होती है, तो खत्म कब होगी? ईसा मसीह के जन्म के 1750 साल पहले खत्म हो जाती है। तो वास्तव में हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड क्या हुआ? हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड हुआ 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी। जैसे और आप एग्जाम्पल अभी देखते हैं कि वैदिक काल की शुरुआत कब हुई? तो 1500 से 1500 बीसी में ऋग्वैदिक काल स्टार्ट होता है, और 1000 बीसी तक ऋग्वैदिक काल है। उसके बाद 1000 से लेके 600 तक उत्तर वैदिक काल है, लैटिक वैदिक पीरियड। तो इसका मतलब उल्टा चलता है, इसे बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट। और ये है एडी। एडी का लोग गलत जो है लोग जानते हैं, अधिकांश लोग। एडी का मतलब नहीं है आफ्टर डेथ, नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं एन्नो डोमिनी है। वेरी गुड। तो आफ्टर डेथ अगर होता तो इसका मतलब ईसा मसीह का यहाँ जन्म हुआ तो यहाँ कुछ दिन तक जिए होंगे, तब उनकी डेथ हुई होगी, तो ये काल जो है वो गैप हो जाएगा। यहाँ है ईसा के पहले और यहाँ हो जाएगा ईसा मसीह के मृत्यु के बाद, तो ये गैप हो जाता है। इसलिए समय में गैप नहीं होता है, इसलिए इसे बोलते एन्नो डोमिनी। एन्नो डोमिनी का मतलब है ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटनाएं, जन्म के पहले की घटनाएं, जन्म के बाद की घटनाएं। तो जन्म से ईसा मसीह के जन्म के आज कितने साल हो चुके हैं? 2023 साल हो चुके हैं। इसीलिए हम कहते हैं आज 13 अक्टूबर 2023 है। राइट? अब जरा ध्यान दीजिए, हड़प्पा सभ्यता खोजी गई और हड़प्पा सभ्यता ये आप देख रहे हैं, ये मैप है, इंडियन मैप है। लेकिन जिस समय हम सब हड़प्पा सभ्यता की बात कर रहे हैं उस समय ये मैप, ये जो है भारत आपको दिख रहा है, ये भारत यहां तक था। यानी कि यहां अब हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पूछा जाता है, कहां से कहां है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो पश्चिम में विस्तार है उसमें सबसे जो वेस्टर्न साइड पता चली हड़प्पा सभ्यता की वो है बलूचिस्तान में। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है सुतकांगे डोर, और सबसे ईस्टर्न साइड है ये है उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर। वेरी गुड, ये है मेरठ में है। ठीक,
अगर हम सबसे नॉर्दर्न साइड देखते हैं तो ये है मांडा, जम्मू कश्मीर में मांडा है। बेसिकली अब ये लद्दाख का एरिया है, लेकिन अभी ऑप्शन आपका आता है वो इतिहास में वही लिख के आता जम्मू कश्मीर। यहाँ पे सबसे सदर्न पॉइंट है इसका दैमाबाद। महाराष्ट्र में है। तो आप समझिए ये हड़प्पा सभ्यता है, ये हड़प्पा सभ्यता का विस्तार है। तो ये इस विस्तार को आप देखते हैं, नदी आप अभी देखेंगे ये वास्तव में यहां पर है सिंधु नदी। सिंधु की तमाम सहायक नदियां हैं, इधर से भी आती हैं, इधर से भी आती, इधर से भी आती। तो ये एरिया बेसिकली जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता कहलाता है। पहले देखिए, आप तो ये समझ गए, तो आप ये लिख लीजिए हड़प्पा सभ्यता के, ये मांडा उत्तर में है, उत्तर में मांडा, दक्षिण में दैमाबाद, दैमाबाद महाराष्ट्र में है, ये लिख लीजिए दैमाबाद महाराष्ट्र में है। हड़प्पा सभ्यता के का विस्तार लिखिए, यानी कि इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ऐसे लिख लीजिए हड़प्पा सभ्यता, ये लिखिए मांडा, ये लिखिए दैमाबाद, ये लिखिए तुतकांगे चोर, और ये लिखिए आलमगीरपुर। ठीक, ये सबसे वेस्टर्न साइड है, ये सबसे ईस्टर्न पॉइंट है, ये सबसे नॉर्दर्न पॉइंट है, ये सबसे सदर्न पॉइंट है। ये महाराष्ट्र में है, ये उत्तर प्रदेश में है, ये लद्दाख में है, ये बालूचिस्तान में है। ये हड़प्पा सभ्यता का विस्तार है। तो दो तीन चीजें हैं इंपॉर्टेंट, एक तो टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है, दूसरा है का विस्तार। तो टाइम जो निकाला गया, बेसिकली टाइम निकाला कैसे गया, कैसे हमने कह दिया कि यही टाइम पीरियड होगा। अनुमान पर आधारित टाइम पीरियड भी होता है, और एक चीज होती है जिसे हम बोलते हैं कार्बन डेटिंग। एक चीज होती है जिसे हम बोलते हैं, हाँ, कार्बन डेटिंग, इसे बोलते हैं C14। इसीलिए आपको एक ही डेट बताई है। तो जो डेट हड़प्पा सभ्यता की बताई गई है कार्बन 14 के आधार पर, वो है 2500 BC से 1750 BC। कार्बन 14 का मतलब है कि ये होता है निर्जीव वस्तुओं की आयु का पता लगाने के लिए कार्बन 14 का प्रयोग करते हैं। तो वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित कार्बन 14 के आधार पर हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त वस्तुओं का C14 के आधार पर जो एज निकाली गई, उस हिसाब से जो टाइम ड्यूरेशन निकला वो है 2500 BC से 1750 BC। सवाल यहां से भी पूछा जाता है कार्बन C14 क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा C14 आयु की, निर्जीव वस्तुओं की आयु की गणना करने का जो है आधार होता है। बिल्कुल, बढ़ा जाए आगे। पेन कापी रेडी है आप लोगों का, तो सबसे पहले लिख लीजिए हड़प्पा सभ्यता की खोज, हड़प्पा सभ्यता की खोज
हड़प्पा सभ्यता की खोज 1826 में सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन द्वारा की गई। हमने हड़प्पा स्थल नहीं बताया है, हड़प्पा सभ्यता बताया है। यानी कि 1826 में सबसे पहले इस सभ्यता के को चिन्हित किया गया, पता किया गया चार्ल्स मैसन द्वारा। उन्नीस सौ इक्कीस में हड़प्पा स्थल की खुदाई दयाराम साहनी द्वारा करवाई गई। यह स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर है। यहां से प्राप्त, हाँ रावी नदी के तट पर है, यही पूछा भी जाता है। देखिए ये पूछा जाएगा कि ये कहां पे है, कब इसकी खुदाई की गई, किसने खुदाई करवाई, किस नदी के तट पर है, कहां पर है, और यहां से क्या जो इंपॉर्टेंट पुरातात्विक साक्ष्य मिला है वो क्या है। यहां से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्यों में यहां से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्यों में कांसे की बैलगाड़ी और कब्रिस्तान, सबसे ज्यादा फेमस है यहाँ का कब्रिस्तान। इसको नाम दिया गया है R37। R37। R37 कब्रिस्तान का नाम दिया गया है। यह भी पूछ लिया जाता है कब्रिस्तान का नाम क्या रखा गया। यहीं पे लिख लीजिए, क्योंकि सर्वप्रथम हड़प्पा सब स्थल की खुदाई की गई या इसकी जानकारी मिली, इसीलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। क्योंकि इस सर्वप्रथम हड़प्पा स्थल का उत्खनन कराया गया या खुदाई कराई गई, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। अगला सब स्थल है मोहनजोदड़ो। 1922। राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी कौन सी नदी है? सिंधु नदी। सिंधु नदी के तट पर, सिंधु नदी के तट पर है। हाँ वह रावी नदी थी। यहां से प्राप्त जो है पाशुपत की मूर्ति, पाशुपत की मूर्ति, कांसे की नर्तकी,
कांसे की नर्तकी, विशाल स्नानागार और विशाल अन्नागार और स्नानागार, अन्नागार और स्नानागार, बड़ी सी ग्रेनरी और जो नहाने वाला का जो है कलेक्टिव प्लेस। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है सूती वस्त्र, सूती वस्त्र। एक चीज सूती वस्त्र से समझ लीजिए, ये जो सूती वस्त्र यहां लिखा हुआ है इसको समझिए क्या है। इतने दिन में वस्त्र कहाँ रखे रहे। जब कोई ऐसी जगह होती है जहां अगर मास्टर नहीं पहुंचता है तो वो चीजें बनी रहती हैं अगर दब गई हैं कहीं मलबे में। तो ध्यान रखिएगा, सूती वस्त्र से एक चीज बहुत पूछी जाती है, सूती वस्त्र बना किसका होगा? वो बना होगा कपास का। और कपास क्या है, इसीलिए एक सवाल आता है, दुनिया में सबसे पहले कपास की खेती कहां प्रारंभ हुई? भारत में। इसका जवाब है भारत। यानी कि सवाल आपसे पूछा जा सकता है, इसी आधार पर कहा जाता है दुनिया में सबसे पहले कपास की खेती भारत में स्टार्ट हुई। राइट, अगली साइड पे आइए। कालीबंगा, (1953) अमलानंद घोष, राजस्थान में है, घग्गर नदी के किनारे। घग्गर रिवर, अमलानंद घोष, घग्गर नदी किनारे। जुते हुए खेत, जुते हुए खेत का साक्ष्य बहुत इंपॉर्टेंट है, यही पूछा जाता है। हवन कुंड जिन्हें अग्नि वेदिकाएं कहा जाता है, हवन कुंड, ठीक है, लिख लिया ना। अगला है लोथल, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बंदरगाह था। हाँ, बंदरगाह स्थल था। स्थल की खुदाई किसने कराई? रंगनाथ राव ने, रंगनाथ राव ने खुदाई करवाई। कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं किस नदी के किनारे था, तो ये नदी है भुगवा। हाँ हाँ, नहीं तो ये अलग अलग टाइम पे खुदाई अलग अलग जगह की गई है। 55 से 63 तक इसकी खुदाई की गई। यहां से मिला क्या है? पहली चीज, पहला स्थल है, पहली जो चीज मिली है वो है बंदरगाह यानी कि गोदीवाड़ा।
पोर्ट है गोदीवाड़ा, मतलब बंदरगाह को गोदीवाड़ा बोलते हैं, जहां पे जहाज आके लगते हैं समुद्र में। ठीक। दूसरा है चावल के दाने मिले हैं, चावल का साक्ष्य मिला है। हाथी दांत मिला है। युगल समाधान मिला है। युगल समाधान से मतलब है पुरुष और महिला को एक ही साथ दफनाए जाने के साक्ष्य भी यहां पे मिले हैं। तो ये लोथल हो गया। बनवाली हो गया। अगला है बनवाली। बनवाली जो है हिसार जिले में हरियाणा में है। हिसार जिले में हरियाणा में है। 1973 में रविन्द्रनाथ बिष्ट ने इसका उत्खनन करवाया था, खुदाई करवाई थी। यहां से क्या मिला है? सबसे ज्यादा पूछा जाता है मिट्टी का हल। मिट्टी का हल। जौ का भी साक्ष्य मिला है, जौ। अगला है रोपड़। रोपड़ पंजाब में है। रोपड़ पंजाब में है। पंजाब में सतलज नदी के किनारे है। 1953 से 57 तक इसकी खुदाई कराई गई। किसके द्वारा? यज्ञ दत्त शर्मा। ये जो स्थान है ये पंजाब में भाखड़ा नागर डैम के जस्ट बगल में है। भाखड़ा नागर डैम के बगल में है। हाँ, यज्ञ दत्त शर्मा ने इसकी खुदाई कराई। यहां जो सबसे महत्वपूर्ण बात है मानव के साथ कष्ट कर दिया, कुत्ते के दफनाने का साक्ष्य मिला। यानी कि मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है यहां से। मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। इसके अलावा तांबे की कुल्हाड़ी, वाह बबलू, तांबे की कुल्हाड़ी। ये मेजर मेजर क्या है?
बबलू भैया बहुत धूल उड़ा रहे हो यार, खांसी आने लगी। तो चलो चलो भाई उड़ाओ। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ की जो है विशेषताएं देखिए क्या है। विशेषताएं क्या है? सबसे पहली विशेषता है नगरीय जीवन है। नगर बसे हुए हैं और नगरों में नगर सिर्फ यही नहीं है, नगर दुर्गों में बटे हुए हैं। यानी कि जैसे मान लो ये एरिया है और इसका फोर्टिफिकेशन भी है, यानी कि चारों तरफ से बाउंड्री वॉल भी बनेगी, दुर्गीकृत जिसे कहते हैं। नगर कैसे हैं? दुर्गीकृत है। दुर्गीकृत का मतलब होता है जैसे राजभवन आपने देखा है वैसे दुर्गीकृत है। इन नगरों में सबसे खास बात क्या है? नगर 2 या 3 भागों में बटे हुए हैं। नगर ऐसे बटे हुए हैं। तो जनरली दुर्ग एरिया जो है वो पश्चिम में है और सामान्य नगर क्या है? वो पूर्व में है। सामान्य नगर पूर्व में है। अब समझिए इसका कारण क्या है। अक्सर आप जानते हैं भारत के क्लाइमेटिक कंडीशन में हवा हमेशा क्या है? पश्चिम से पूर्व में चलती है, इधर से इधर चलती है हमेशा। आप देखेंगे तो इधर का प्रदूषण इधर ना जाए, इधर का प्रदूषण इधर आए, तो इस तरीके से ये हुआ करता था। फोर्टिफिकेशन भी बहुत अच्छा हुआ था नगर में। और नगरों में सबसे बड़ी बात है कि नगर जो बहुत नियोजित तरीके से थे, प्लान तरीके से बने हुए थे। इस तरीके से सड़कें जाती थी और ये जो सड़कें हैं इनके ऐसे मकान बने हुए थे, इस तरीके से मकान बने हुए थे सड़कों पे। और लेकिन मकानों का जो निकास है वो गली में होता था। यानी कि ये गली है तो इनका जो है मुख्य सड़क पर इनका निकास नहीं होता था, गलियों में इनका निकास होता था। सड़कें एक दूसरे से इस तरीके से समकोण पर बनाई गई थी, यानी कि जैसे चौराहे अपने यहाँ बनाए जाते हैं सड़कों पर काटती थी। घर में पानी निकालने के लिए, जैसे ये मान लो कोई घर बना हुआ है तो यहाँ पर अगर बाथरूम है, पानी इधर निकलना है तो ऐसे नाली आती थी, ऐसे आती थी, ऐसे आती थी। जहां पे मोड़ होते थे वहां पर चेम्बर्स बनाए गए थे। यानी कि जो ड्रेनेज पैटर्न है वो बहुत बेहतर तरीके का बनाया गया था। और जो दुर्गीकृत का मामला है कि नगरों जो मकानों का वर्गीकरण है, एक एलिड क्लास की सोसाइटी जहां रहती थी वो जो दुर्गीकृत नगर होते थे और एक कॉमन नगर होते थे। आज भी वही देखते हैं आप, एलडीए और आवास विकास जो बनाता है तो उसमें भी HIG MIG LIG टाइप से बनाता है। तो कहने का मतलब है जो पैटर्न है मकानों का वो बहुत बेहतर तरीके से बना हुआ था। तो इसमें लिख लीजिए, यही विशेषताओं में लिख लीजिए। नगर दुर्गीकृत थे, सड़कें एक दूसरे के समकोण पर काटती थी, दरवाजे मुख्य सड़क पर ना खुल के गलियों में खुलते थे, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, दरवाजे मुख्य सड़क पे ना खुल के गलियों में खुलते थे। प्रत्येक घरों में पानी के लिए कुएं होते थे।
अब यहां जो खुदाई में लिपि मिली है उस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका अभी तक। इसलिए अनुमान पर आधारित ही इसके जो जो एविडेंस मिले हैं उसी के आधार पर इतिहास लिखा जाता है। तो इस जो मिली है ये लिपि, इसे क्या कहते हैं ये भी पूछ लिया जाता है। चित्राक्षर लिपि, इसे पिक्टोग्राफ कहते हैं। इसे पिक्टोग्राफ कहते हैं। इस लिपि में जो मूल चिन्ह है, जैसे आप लोग जो लिपि पढ़ते हैं सिंह प्रणाली और निष्काम प्रणाली, तो उसमें कुछ मूल चिन्ह होते होंगे, उनकी संख्या होती है। वैसे ही हड़प्पा सभ्यता की लिपि में मूल चिन्हों की संख्या 64 है। अब जरा एक चीज देखिए कि जैसे मान लो ये सब मिला तो इसका मतलब ये बहुत ज्यादा डेवलप्ड रहे होंगे। अब अगर ये डेवलप रहे तो अचानक इस सभ्यता का क्या होता है, पतन हो जाता है, ये सभ्यता डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब इस सभ्यता के पतन को लेकर बहुत ज्यादा विवाद है। विवाद क्या है? यूरोपीय इतिहासकार, मैंने बताया कि भारत में भारतीयों का इतिहास भारतीयों ने कभी लिखा ही नहीं। भारतीयों का इतिहास लिखा गया हमेशा विदेशियों द्वारा। भारत में पहली ऐतिहासिक पुस्तक हमने बताई है कि 12वीं शताब्दी में लिखी गई, वो है राजतरंगिणी। कल्हड़ ने लिखी राजतरंगिणी, भारत की पहली ऐतिहासिक पुस्तक है। कश्मीर का इतिहास है इसमें। तो ये पहले इतिहास, पहली बार, अब सोचिए इतने दिन बाद भारत में इतिहास लेखन प्रारंभ हो रहा। इससे पहले भारत में यह नहीं कि लिखा नहीं गया, कोई ग्रंथ नहीं लिखे गए। भारत में धार्मिक ग्रंथ लिखे जाते थे, या भारत में एक ऐसे ग्रंथ लिखे जाते थे जो राजाओं की प्रशंसा में लिखे जाते थे। उन्हें इतिहास हम नहीं मानते। जैसे राजाओं की प्रशंसा में जो ग्रंथ लिखे जाएंगे तो उसमें इतिहास की वास्तविक जानकारी का जो होना ये बहुत ज्यादा विश्वसनीय नहीं है कि वास्तव में वही रहा होगा, क्योंकि उस समय राजाओं को खुश करने के लिए जो है लोग किताबें लिखते थे, ग्रंथ लिखते थे, राजा खुश हो जाते थे, उनको बड़े बड़े दान दे दिया करते थे। इस वजह से ये बहुत मान्य नहीं है, यही मान्य है। तो जो पहले के लोगों ने लिखा तो उन्होंने जो लिख दिया वही हम मान के चलते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का जो मानना यह है कि अगर हम पतन के बारे में बात करें, हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, तो अधिकांश अंग्रेजी विद्वान ये मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन आर्यों के आक्रमण से हुआ। यानी कि आर्यों ने आकर हड़प्पा सभ्यता, आर्य का मतलब है, अभी हम लोग जो अगला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है वैदिक काल, और वैदिक काल के संस्थापक माने गए आर्य। आर्य वैदिक काल के संस्थापक हैं, और आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। और यूरोपीय ये दर्शाना चाहते हैं कि वैदिक कालीन यानी कि श्रेष्ठ संस्कृति हमने भारत में विकसित की, इसलिए आर्य जो है कहाँ के निवासी थे, यूरोप के निवासी। अब जरा ध्यान दीजिए क्यों आर्य यूरोप में, यूरोप से आए। तो एक चीज मान लीजिए, अभी हम लोग पढ़ेंगे वैदिक काल, और वैदिक काल के शुरू, वैदिक काल को दो भागों में बांटते हैं, एक है ऋग वैदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। तो जो ऋग वैदिक काल का जो है समय है वो पशुपालक समाज है, पशुपालक है, और जीवन इनका कैसा है, यायावर है, यानी कि नोमैडिक सोसाइटी है। ये एक स्थायी निवास नहीं है, ये चलते रहते हैं और कृषि नहीं करते हैं, ये सिर्फ पशुपालन और जंगली उत्पादों पर निर्भर करते हैं। तो ये समझिए, अगर ये मानते हैं इनका, हम इनके एक बार एक समय इनकी बात मानी जाए
कि आर्यों ने आक्रमण किया भारत पे, और इनका कहने का मतलब आर्यों ने आक्रमण किया और हड़प्पा सभ्यता को, सिंधु सभ्यता को नष्ट कर दिया और वैदिक संस्कृति की स्थापना की। ध्यान दीजिए, तो इनका कहने का मतलब है नगरों को नष्ट किया और बाद में जंगली जीवन जीना स्टार्ट कर दिया। तो दुनिया में कौन ऐसा होगा जो विकसित संस्कृति को बर्बाद करने के बाद आप प्राचीन परंपरा पे जाएगा? तो इसलिए इस आधार को इनको मानना बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि अगर हम नगर जानते हैं, हम शहर जानते हैं, तो फिर से हम पशुपालक और जंगली जो है जीवन नहीं व्यतीत करेंगे। तो इसका मतलब है इनका ये सिर्फ अपनी श्रेष्ठता दर्शाने के लिए इन्होंने आक्रमण की बात कही है। तो लिख लीजिए, आक्रमण में किसने के जो पतन है इसमें किसने क्या कहा, यही पूछा जाता है। आर्यों के आक्रमण का जो है समर्थन किया है इतिहासकार व्हीलर, मार्टिन व्हीलर, गार्नर चाइल्ड। देखिए, आर्यों के आक्रमण का समर्थन करने वाले इतिहास, आर्यों के आक्रमण से जो है सिंधु सभ्यता नष्ट हुई, इसका समर्थन करने वाले हैं मार्टिन व्हीलर, गार्नर चाइल्ड, ये इनका मानना है कि आर्यों का आक्रमण हुआ और इन्होंने सभ्यता नष्ट कर दी। कुछ लोगों का मानना है कि सभ्यता जो नष्ट हुई उसका कारण बाढ़ था, बाढ़ आ गई, सभ्यता नष्ट हो गई। तो बाढ़ से सिंधु सभ्यता का पतन हुआ। ये जॉन मार्शल और मैके, इन्होंने कहा बाढ़ से सभ्यता नष्ट हुई। जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, अमलानंद घोष, अमलानंद घोष, इनका मानना है जलवायु परिवर्तन हुआ। बाढ़ से जॉन मार्शल और मैके ने, जलवायु परिवर्तन आरएल स्टाइल और अमलानंद घोष, आरएल स्टाइन और अमलानंद घोष। एक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सर्वमान्य है वो है पारिस्थितिकी संतुलन। इन्होंने बताया पारिस्थितिकी संतुलन गड़बड़ाया, ये है फेयर सर्विस। देखिए, जो भी हो प्राकृतिक कारण ही रहा हड़प्पा सभ्यता के नष्ट होने। ये जो बता रहे हैं पारिस्थितिकी असंतुलन का मतलब है जैसे भूकंप आ गया और सब जितना है नगर वो सब धराशायी हो गए, और फिर वो सब साल 2 साल 100-200 साल में सब धराशायी होके समाप्त हो गए, दब गए। ये इन लोगों का मानना है, लेकिन इससे हमें मतलब नहीं, हमें खाली इतिहास को जोड़ने से मतलब है। तो अब जरा समझिए बेसिक चीज कि हमने पढ़ा 2500 से 1750 बीसी टाइम पीरियड है इसका सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता या इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। अब इसके बाद जो है भारत में स्टार्ट हो रहा है वैदिक काल, और वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है उसको हम बांटते हैं 2 भागों में। पहला है
ऋग वैदिक काल ये है 1500 से 1000 ईसा पूर्व, यानी कि 1500 बीसी से 1000 बीसी। ये है उत्तर वैदिक काल, ये है 1000 बीसी से 600 बीसी। ये टाइम पीरियड यहां है। तो अब जरा देखिए, यहां 1750 पे खत्म हो जाती है ये सभ्यता, और यहां 1500 पे शुरू होती है। इसका मतलब गैप कितने साल का है? 250 साल का गैप, 250 साल का गैप है। 250 साल का गैप है। तो इसका मतलब है, ये भी तर्क नहीं माना जा सकता है किसी आक्रमणकारी ने यह सभ्यता नष्ट की हो, फिर 250 साल बाद अपनी संस्कृति स्टार्ट की हो, यह भी तर्क नहीं माना जा सकता यूरोपियों का आक्रमण। तो इसका मतलब है इन दोनों लोगों का कि कोई प्राकृतिक घटना हुई होगी। खैर, अब जरा देखिए, जब हम वैदिक काल पढ़ेंगे तो वैदिक काल में दो भाग हैं, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। अब पहले इसको समझ लीजिए, तब समझ पाएंगे कि इसका भी भौगोलिक विस्तार कहां है। अगर हम इसके भी भौगोलिक विस्तार की बात करें तो ध्यान दीजिए, ये क्षेत्र है जहां पर ऋग्वैदिक आर्य निवास करते थे। ये क्षेत्र वो है जहां सिंधु और उसकी सहायक नदियां बहती हैं। तो ये क्षेत्र कहलाता है सप्त सैंधव क्षेत्र। तो सबसे पहले आप लिखेंगे ऋग्वैदिक काल, आप हेडिंग डालिए। वैदिक काल को दो भागों में बांटा जाता है। पहला है ऋग, ऋग्वैदिक काल। टाइम पीरियड क्या है? 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ठीक, तो ये कहां के निवासी थे? निवास स्थान निवासी थे सप्त सैंधव क्षेत्र के। ठीक, सप्त सैंधव क्षेत्र के निवासी थे। ऋग्वैदिक आर्य, ऋग्वैदिक सभ्यता की स्थापना करने वाले कौन थे? आर्य। और आर्य का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ। और ये लोग जिस संस्कृति को स्थापित करते हैं वो वैदिक संस्कृति कहलाती है। कहां पे रहते हैं? सप्त सैंधव क्षेत्र में। सप्त सैंधव क्षेत्र कहां है? हाँ, अभी वो भी उस पे भी आ रहे हैं। तो मैंने बताया ना, जहां हड़प्पा सभ्यता का पतन माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता को नष्ट करने वाले लोग क्या हैं, तो विदेशी इतिहासकार मानते हैं हड़प्पा सभ्यता को नष्ट किया किसने? यूरोपियों ने। तो वही जो नष्ट करेगा वही इसको बसाएगा। तो वही इतिहासकार कहते हैं कि वैदिक संस्कृति की स्थापना किसने करी? यूरोपियों ने करी। इसका मतलब आर्य कहां से आए? यूरोप से आए। तो यही तर्क बनता है, लेकिन ये सब तर्क है नहीं। जिसने इतिहास लिखा वही हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है जिसके भौगोलिक क्षेत्र पूछा जाता है, वहीं से सवाल खूब आते हैं। सवाल में क्या है? आपसे कहेंगे कि वैदिक काल जो है
वैदिक काल के निवासी वास्तव में सप्त सैंधव क्षेत्र के निवासी थे। तो रेड कलर वाली जो नदी है वो है सिंधु। सिंधु के बाद है इसकी सहायक नदी झेलम। झेलम के बाद है चिनाव। चिनाव के बाद है रावी। रावी के बाद है व्यास, सॉरी, हाँ व्यास, और उसके बाद है सतलुज। ये जो नदियां हैं इनको आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। वैदिक कालीन नदियां पूछी जाती। यहां पे एक नदी है द्रसद्वती, यहां पे एक नदी है सरस्वती। हाँ, इधर अगर हम बात करेंगे